जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत के डिप्लोमेट ने जमात इस्लामी के कट्टरपंथी नेता के साथ कर दी गुप्त बैठक। दोस्तों, सीक्रेट मीटिंग की खबर पता चलते ही मच गया बवाल। बताएंगे कैसे बांग्लादेश में अब अपना भारत भी पूरी तैयारी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश में फिर हिंदू शख्स की हुई लिंचिंग, पहले सरे राह मारा, फिर जिंदा जलाने की कोशिश, चाकुओं से गोद कर डाला पेट्रोल। बताएंगे दोस्तों फिर एक बार बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार। तो वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में गांव वालों को भारतीय सेना बंदूक क्यों थमा रही है। दोस्तों 1990 का दौर फिर एक बार आपको याद आ जाएगा। बताएंगे आखिर क्यों कर रही है ऐसा भारतीय सेना। साथ ही साथ बताएंगे फिर एक बार नंगा हुआ पाकिस्तान, भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की फर्जी तस्वीरों का भंडाफोड़। बताएंगे रक्षा विशेषज्ञ ने खोली अमृतसर बेस तबाह करने के पाकिस्तानी दावे के पोल, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। दोस्तों तो वहीं पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा बलूचिस्तान, तो कैसे भारत विरोधी नैरेटिव सेट कर रहा है। आसिफ मुनीर की नई रणनीति आपको बताएंगे। एक से एक बेहतरीन खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत ऐसे ही निरंतर तरक्की करता रहेगा और हम भारतीय अपने देश को आगे बढ़ाने में ऐसे ही योगदान देते रहेंगे और यही रिजोल्यूशन आप लेना चाहते हैं इस नए साल के अवसर पर, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये साल आपके लिए भी काफी खुशियों भरा रहे। तो अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां क्या भारत के एक राजनयिक ने ढाका में बांग्लादेश के जमात इस्लामी के एक कट्टरपंथी नेता के साथ गुप्त बैठक की है। बांग्लादेश में ऐसी खबर तैर रही है जिस पर जमकर बवाल शुरू हो गया है। हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत बांग्लादेश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भाग लिया था, जबकि ऐसी भी अपुष्ट खबरें हैं कि एक भारतीय राजनयिक ने जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान से गुप्त बैठक की है। बुधवार को समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रहमान और एक भारतीय राजनयिक के बीच यह बैठक 2025 की शुरुआत में हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक को लेकर जमात के अमीर ने रॉयटर्स को बताया है कि भारतीय अधिकारी के अनुरोध पर इस मामले को गुप्त रखा गया था। हालांकि दूसरे देशों के राजनयिक उनसे खुले तौर पर मिले थे, जबकि जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने भारत के साथ एक गुप्त बैठक की थी। उन्होंने स्थानीय मीडिया से कुछ हिस्सों की तरफ से ऐसी कवरेज को गुमराह करने वाला और बेबुनियाद बताया है। भारत ने अभी तक इन रिपोर्टों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जमात के अमीर ने कहा कि पार्टी हमेशा एक दूसरे के लिए खुली रही है। उन्होंने कहा कि संबंधों को बेहतर बनाने का कोई विकल्प नहीं है। रहमान ने रॉयटर्स को बताया कि यह बैठक उनके घर पर हुई जब वो इलाज के बाद घर लौटे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं साल के बीच में बीमार पड़ने के बाद इलाज करवा कर घर लौटा तो देश विदेश से कई लोग मुझसे मिलने आए। जैसे दूसरे देशों के राजनयिक आए हैं, वैसे ही 2 भारतीय राजनयिक भी मेरे घर मुझसे मिलने आए। दूसरों की तरह मैंने उनसे बात की, लेकिन बवाल होने के बाद उन्होंने इस रिपोर्ट से मुंह मोड़ लिया है। बांग्लादेशी अखबार टीवीएस न्यूज के मुताबिक उन्होंने सीक्रेट मुलाकात की खबरों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू के दौरान रॉयटर्स के एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या भारत के साथ कोई संपर्क, बातचीत या मीटिंग हुई है, क्योंकि वो एक पड़ोसी देश है। आज एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि पिछले साल के बीच जब मैं बीमार पड़ गया और इलाज के बाद घर लौटा तो देश विदेश से कई लोग मुझसे मिलने आए। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि जैसे दूसरे देशों के डिप्लोमेट आए, वैसे ही 2 भारतीय डिप्लोमेट भी मुझसे मिलने मेरे घर आए। दूसरों की तरह मैंने भी उनसे बात की। शफीकुर रहमान ने रिपोर्ट आने के बाद सफाई देते हुए और नया दावा करते हुए कहा कि वो इस बैठक को सार्वजनिक करना चाहते थे और हमने बातचीत के दौरान उनसे यानी भारतीय डिप्लोमेट को कहा था कि हम यहाँ सभी डिप्लोमेट्स को मीटिंग के बारे में बताएंगे, हम आपको भी वही देना चाहते हैं। तब उन्होंने अनुरोध किया कि मैं ऐसा ना करूं। हमने कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ये सबसे अच्छा होगा, यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है। जमात नेता ने आगे कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि कुछ बांग्लादेशी मीडिया भारत के साथ सीक्रेट मीटिंग के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की खबरों की कड़ी निंदा करता हूं और संबंधित लोगों से आग्रह करता हूं कि भविष्य में तथ्यों को जाने बिना भ्रमित करने वाली खबरें पेश ना करें, पेश करने से बचें। जी हाँ, हालांकि भारत ने अभी तक इन रिपोर्टों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है दोस्तों, लेकिन जमात के अमीर ने कह दिया है कि पार्टी हमेशा एक दूसरे के लिए खुली रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें
बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाने की कोशिश, चाकू से गोद कर डाला पेट्रोल। सरे राह पहले चाकू से गोद डाला, उसके बाद जिंदा जलाने का प्रयास। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां एक बार फिर नफरत ने जान लेने की कोशिश की। शरीयतपुर इलाके में खोकन चंद्र नाम के एक हिंदू शख्स को भीड़ ने घेर लिया। पहले बेरहमी से उसे पीटा गया, फिर चाकू से वार किया गया। इसके बाद पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश हुई। आखिरी पल में व्यापारी खोकन चंद्र ने पास के तालाब में कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। लेकिन ये हमला इतने एक बार फिर बताता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किस हद तक पहुंच चुका है। जानकारी के अनुसार यह क्रूर हमला बुधवार यानी कि 31 दिसंबर को रात करीब 9 बजे कनेश्वर यूनियन के तिलोई इलाके में हुआ। खोकोन चंद्र दास, जो कि 40 वर्ष के हैं, परेश चंद्र दास के बेटे हैं। वे दामुद्दा के केऊर भंगा बाजार में एक फार्मेसी के मालिक है। खोकन चंद्र दास ने बुधवार रात अपनी दुकान बंद की और घर की ओर चल पड़े। जब वे तिलोई क्षेत्र पहुंचे तो बदमाशों के एक समूह ने उनको रोक लिया। हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से वार कर दिया और फिर उनके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की लपटों से अपनी जान बचाने के लिए खोकन चंद्र दास पास के एक तालाब में कूद गए। बाद में स्थानीय लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में बचाया और शरीयतपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना से इलाके में व्यापक दहशत फैल गई है। हमले के पीछे का मकसद और इसमें शामिल लोगों की पहचान अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। इससे पहले बांग्लादेश में 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने मार डाला था। फिर उसके शरीर को पेट से बांधकर जला दिया गया था। इस पर इस निंदा का आरोप लगाया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर को भीड़ ने अमृत मंडल को पीट पीट कर मार डाला था। हालांकि खुद को किरकिरी से बचाने के लिए बांग्लादेश ने कहा था कि अमृत मंडल क्रिमिनल था और उगाही के चलते भीड़ ने उसको मार डाला था। इसके बाद 29 दिसंबर को मेहराबारी इलाके में सुरक्षा ड्यूटी के दौरान बजेंद्र विश्वास की गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी नोमान मिया को गिरफ्तार किया था। आरोपी का कहना था कि उसने मजाक में गोली मारी थी। अब ऐसे में शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद उग्र प्रदर्शन करने वाले छात्रों के गुटों ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख मुखिया बनाया है। यूनुस बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, सामाजिक उद्यमी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। सरकार संभालने के बाद उन्होंने कई भारत विरोधी बयान भी दिए। यानी कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों, जिससे विश्व भर में चिंता और कई मानवाधिकार संगठनों में आक्रोश व्यक्त किया है। पिछले सप्ताह भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जारी शत्रुता पर गंभीर चिंता जताई और कह दिया कि वो अपने पड़ोस में हो रही घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि जयशंकर जी बांग्लादेश गए लेकिन मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं की। जयशंकर जी ने तारिक रहमान से मुलाकात की लेकिन करण की सरकार में ओहदे पद पर बैठे यूनुस से मिलने तक का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, और भारत ने अपना रुख साफ कर दिया कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, भारत उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हाँ, साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें। जम्मू कश्मीर में गांव वालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों थमा रही है भारतीय सेना? दोस्तों, हम जानते हैं कि 1990 के दशक में आतंकी घटनाएं बढ़ने से कश्मीर में बड़ी संख्या में पंडितों का पलायन हुआ था। तब एक खतरा पैदा हो गया था कि चिनाब वैली यानी जम्मू संभाग में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू लोग भी कहीं चिनाब, डोडा आदि जगहों से पलायन ना करने लगे। वहाँ भी मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है। ऐसे में एक अफसर ने रणनीति के तहत गाँव वालों को प्रशिक्षण देकर हथियार देने शुरू कर दिए हैं। इससे गाँव वालों में न सिर्फ सुरक्षा का भरोसा जगा बल्कि हथियार से ताकत भी मिली। अब एक बार फिर कश्मीर में सेना गांव वालों को हथियार दे रही है। सवाल है आखिर क्यों? तो आपको बता दें, करीब 35 साल पहले विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई थी और गांव वालों को हथियार देना शुरू किया गया था। मीडिया के जम्मू कश्मीर संवाददाता खालिद हुसैन ने जानकारी दी है कि यह पहल तब डीआईजी डोडा बाद में डीजीपी बने कुलदीप हुड्डा के दिमाग की उपज थी। वैसे भी उस इलाके का हिंदू समुदाय योद्धा ही रहा है। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग फौज में थे। ऐसे में इन लोगों को हथियार देकर प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग हुई थी और 303 बंदूक दी गई थी। हालांकि इस बार गांव वालों को ऑटोमेटिक वेपन्स दिए जा रहे हैं। हथियार वे अपने साथ अपने घर में रख सकते हैं। हालांकि सबको ऑटोमेटिक हथियार नहीं दिया जा रहा। जैसे 50 लोगों को हथियार दिया जा रहा है तो उसमें से 2 से 3 भरोसे वाले लोगों को ही स्वचालित हथियार यानी ऑटोमेटिक हथियार मिलेंगे। बाकियों को 303 ही दिए जा रहे हैं। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की फर्जी तस्वीरों का हुआ भंडाफोड़। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिट चुका पाकिस्तान
पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी झूठ के लिए दुनिया के सामने नंगा हो गया है। पहलगाम हमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों और उसके सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया, उसके झटके से ना तो वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अभी तक उभरे हैं और ना ही पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ही। यही वजह है कि कुछ दिनों से फिर से पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से भारत के खिलाफ झूठी तस्वीरों के साथ एक फर्जी अभियान चलाया गया है, लेकिन इसकी भी पोल खुलते देर नहीं लगी। हाल ही में जनरल आसिम मुनीर खुद कबूल चुका है कि अल्लाह ने ही पाकिस्तान को बचा लिया। हाल ही में पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन लोगों को तो बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी, लेकिन पाकिस्तानी जनता के बीच माहौल बनाए रखने के लिए कुछ सोशल मीडिया हैंडल पिछले कुछ दिनों से फिर से भारत को नीचा दिखाने के लिए हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले और तबाही की फर्जी तस्वीरें फैलाने में जुटे हुए हैं। लेकिन बहुत जल्द ही इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की ओर से सोशल मीडिया पर जो भारतीय सैन्य ठिकानों पर नुकसान के दावे वाली तस्वीरें साझा की जा रही है, उनके विश्लेषण से पता चला है कि वो तस्वीरें पूरे तरह से फर्जी हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जुड़े एक एनालिस्ट डेमियन साइमन ने सैटेलाइट इमेज के सहारे पाकिस्तानियों में फैलाई झूठ की पोल खोल दी है। दरअसल पाकिस्तान की ओर से समय समय पर फेक न्यूज फैलाने का एक पैटर्न बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तानी मीडिया से लेकर वहां की सरकारी सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से भी भारत के खिलाफ हमलों के बारे में झूठी कहानी और तस्वीरें फैलाने का अभियान चला हुआ था। इन्हीं में यह दावा भी था कि अमृतसर स्थित सैन्य ठिकाना भी पाकिस्तानी सेना का निशाना बन गया है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, उधर बलूचिस्तान निकल रहा है हाथ से, तो कैसे भारत विरोधी नैरेटिव फैला रहा पाकिस्तान। आसिम मुनीर की नई चाल आपको बताते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान हथेली की रेत की तरह पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है। बलूचों का विद्रोह लगातार फैल रहा है और अगले कुछ सालों में बलूचिस्तान नाम से अलग देश का निर्माण हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान बलूचों के साथ दरिंदगी और अत्याचार रोककर उनसे बात करने के बजाय, उनके गायब नौजवानों को लौटाने के बजाय भारतीय नैरेटिव फैलाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान को यह लग रहा है कि वो भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाकर बलूचिस्तान में आग की तरह फैल चुके विद्रोह को कुचल सकता है। भारत के टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों का मानना है कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर वही पुरानी रणनीति को नए सिरे से लागू कर रही है, जिसके तहत बलूचिस्तान में भारत की भूमिका को लेकर बयानबाजी की जाती है। बलूचिस्तान विद्रोह को भारत से जोड़ा जाता है ताकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की स्थिति को मजबूत किया जा सके और भारत की खिलाफी सोच डेवलप की जा सके। दोस्तों, एक खुफिया सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर का यह रुख बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की कमजोर होती पकड़ को मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा है। ऐसा करके आसिम मुनीर भारत पर पाकिस्तान की अखंडता का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर अपनी सुरक्षा पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। खासकर ये बयानबाजी ऐसे समय में और तेज हुई है जब बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा, सेना के खिलाफ असंतोष और मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जयशंकर जी के साथ हाथ मिलाने को बड़ी उपलब्धि बताने लगा पाकिस्तान। तो भारत ने दिखा दी उसको असली औकात। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में बुधवार को विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान के एक अधिकारी से हाथ क्या मिला लिया। पाकिस्तान इस बात को तूल देने लगा। पाकिस्तान इस हद तक हताश है कि उसने इस मामले को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कह दिया है कि पाक बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यह एक महज शिष्टाचार भेंट थी, नथिंग एल्स। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार को कह दिया कि नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संक्षिप्त मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार से इतर एक संक्षिप्त मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद पाकिस्तानी नेशनल असेंबली सचिवालय ने एक बयान में कहा कि जब सादिक जिया के निधन से संबंधित शोक पुस्तिका में संदेश लिखने संसद भवन पहुंचे तो विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जयशंकर जी ने उनसे मुलाकात की और हाथ मिलाया। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के बीच मई 2025 के बाद भी की पहल पर हुई यह पहली महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मुलाकात है। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की जांच के लिए लगातार संवाद और संयमित व सहयोगात्मक कदम उठाने पर जोर दिया है। इसमें शांति वार्ता और संयुक्त जांच के प्रस्ताव भी शामिल है। दोस्तों, हालांकि भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि यह सिर्फ और सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी, मुलाकात थी। इसमें सभी रणनीतिक नियमों का पालन किया गया। भारतीय अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि वे शोक के इस पल में चीजों को शालीन रखना चाहते थे। अधिकारियों ने इस बात पर निराशा भी जताई कि पाकिस्तान विदेश में शांति की बात करता है लेकिन घर पर अलग तरह से काम करता है। ऐसे में भारत ने उसको उसकी औकात दिखाई दी। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी, जैसी भी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लगे हाँ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।